नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल जीके इन फोकस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सल्तनत काल की और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे सल्तनत काल से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो समय अवधि रहा है ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और इस बीच 1206 से 1526 के बीच विभिन्न वंशों का दिल्ली पर शासन रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं वंशों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि उनका जो सही जवाब है वो क्या है। तो चलिए इस सीरीज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। ये चीज़ बताएं कि वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। तो देखिए, चौगान का मतलब होता है पोलो। ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चौगान का मतलब होता है पोलो। तो वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। जो चौगान था अंग्रेज़ों का बड़ा प्रसिद्ध खेल था। और एक चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये सल्तनत काल के सबसे प्रथम वंश जो है यानी गुलाम वंश का संस्थापक था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था। अब देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम था गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इल्तुतमिश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये स्थित है दिल्ली में। ये चीज़ ध्यान देंगे। अब बात हो रही है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा शासक है जिसने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। भारत का वह कौन सा शासक है जिसने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। तो देखिए, इक्ता व्यवस्था शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही कहा जाता है क्या? गुलामों का गुलाम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ये एक बड़ा उलझाऊ प्रश्न होता है क्योंकि यहाँ अरबी भी है, फारसी भी है, उर्दू भी है और तुर्की भी है। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फारसी। जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। फारसी को करते हैं टिक ताकि ये आपके दिमाग में छप जाए। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी क्या थी? फारसी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि लाख बख्श किसकी उपाधि थी। ये एक उपाधि है लाख बख्श। ये किसकी उपाधि थी? इसके साथ साथ याद रखेंगे कि लाख बख्श के साथ साथ कुरान खान, क्या? कुरान खां और एक चीज़ याद रखेंगे, हातिम ताई। तो लाख बख्श, कुरान खान और हातिम ताई ये तीनों किसकी उपाधि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की ही लाख बख्श, कुरान खान और हातिम ताई ये तीनों उपाधियाँ किसकी है? कुतुबुद्दीन ऐबक की है।
इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये इस प्रश्न का जवाब लगभग सबको पता होगा, और नहीं भी होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रजिया सुल्तान। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। और ये जो रजिया सुल्तान हैं, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। और यही दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, रजिया सुल्तान। तो दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। ये चीज़ याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पे आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? चंगेज खान के। तो किसके समय में ये आक्रमण भारत पर किया था? तो देखिए, जब चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था इल्तुतमिश। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। और ये जो चंगेज खान है, ये मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत आया था। किसका पीछा करते हुए? मंगवर्नी का। ये भी चीज़ लिख लीजिए आप लोग, मंगवर्नी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत आया था। और ये केवल कहाँ तक आया था? सिंधु नदी तक भारत आया था। कहाँ तक आया था? सिंधु नदी तक आया था। तो जब चंगेज खान ने मंगोलों के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था, तो वो केवल सिंधु नदी का तक आया था और मंगवर्नी का पीछा करते हुए आया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इल्तुतमिश। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे बना लीजिए इसको स्टार। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्लियर। तो इसलिए जो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बताइए कि जो प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो इब्न बतूता था वो भारत आया था किसके समय में? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो इब्न बतूता किसके टाइम में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया था। और ये दक्षिण अफ्रीका में मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को का। ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इब्न बतूता दक्षिण अफ्रीका का था, लेकिन वहाँ कहाँ? तो मोरक्को का। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये लगभग इस प्रश्न का जवाब सबको पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। ये चीज़ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहलोल लोदी। इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ ऐसे है कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? अब देखिए, उपनाम क्या है? आजकल के जो आधुनिक राइटर हैं, ये एक शब्द है पेन नेम, आप लोग जानते होंगे।
पेन नेम। पहले अपनी कविता को लिखते हैं और लास्ट में जो उनका ये छोटा सा नाम होता है इसी को कहा जाता है पेन नेम। तो वही हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, यानी किसका जो पेन नेम था वो गुलरुखी था। तो ये था सिकंदर लोदी का। जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था वो था सिकंदर लोदी, यानी सिकंदर लोदी का जो पेन नेम था वो था गुलरुखी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, ये चीज़ ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अब देखिए, जो ये खलीफा है ये मुस्लिमों के धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारा प्रश्न है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो अपने आप को खलीफा घोषित किया था किसने, मुबारक शाह खिलजी ने। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, मुबारक शाह खिलजी ने। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्लियर। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। और हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ये ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको यहाँ काट देते हैं इसे, अब सही है। कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे आक्रमण किया था उस समय देवगिरी के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव यादव। उस समय देवगिरी के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव यादव। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो इससे पहले हम इसका आंसर बताएं, एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा कि जो ये अलाई दरवाज़ा है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है दिल्ली में। ये क्लियर कर लीजिएगा, अलाई दरवाज़ा जो है दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए इस सीरीज़ का जो हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई थी खड़ी बोली के विकास में। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अमीर खुसरो को ही याद रखिएगा आप लोग कि तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। तोताए हिंद इनकी एक उपाधि है, उसके नाम से इनको जाना जाता है, तोताए हिंद। क्लियर। चलिए तो इसलिए इसका हो जाएगा खड़ी बोली अमीर खुसरो ने। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार हैं। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो तुगलकनामा ग्रंथ है वो लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमीर खुसरो, तुगलकनामा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है ये स्थित है कहाँ, अजमेर में। अजमेर, और सबको पता है अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि राजस्थान कहाँ है। चलिए वैसे बता देते हैं, जो राजस्थान है वो भारत में पड़ता है। हाँ, तो प्रश्न पे आते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ था या किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, किसने तुर्काने चहलगामी का गठन किया था। किसने तुर्काने चहलगामी का गठन किया था। और देखिए जो ये तुर्काने चहलगामी है, गानी है, ये वास्तव में 40 सरदारों का एक समूह था। 40
सरदारों का समूह था और इसी तुर्कान चहलगामी का हिस्सा था कौन? बलबन। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे, बलबन। तो हमारा प्रश्न है कि तुर्कान चहलगामी का गठन किया था, तो जो तुर्कान चहलगामी है इसका गठन किया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी तुर्कान चहलगामी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो जो चंगेज खान है उसका मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खान का जो मूल नाम था तेमुचिन था, जिसका मतलब होता है रक्तकर्मी। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि तेमुचिन का मतलब होता है रक्तकर्मी या लौहकर्मी या लौहकर्मी। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा प्रश्न था कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो वो था तेमुचिन, जिसका मतलब होता है रक्तकर्मी। रक्तकर्मी या लौहकर्मी उसी को कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तेमुचिन चंगेज खान का मूल नाम था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है तोताए हिंद किसकी उपाधि है? इस प्रश्न का डिस्कस हम लोग पिछले प्रश्न में कर चुके हैं कि तोताए हिंद जो है वो अमीर खुसरो का एक उपाधि है, जिसको तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोताए हिंद किसकी उपाधि थी? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो साहब की, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, अमीर खुसरो, तोताए हिंद। और अमीर जो खुसरो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हैं, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में भारत पे आक्रमण किया था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ये याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ ऐसे है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू राजा को रायरायन की उपाधि दी थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू राजा को रायरायन की उपाधि दी थी। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक को रायरायन की उपाधि दी थी। अब देवगिरी के शासक कौन थे? यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रामचंद्र देव यादव देवगिरी के शासक थे और इन्हीं को अलाउद्दीन खिलजी ने रायरायन की उपाधि से सम्मानित किया था या रायरायन की उपाधि दी थी। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रामचंद्र देव यादव को रायरायन की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? जो ये भूमि मापने का पैमाना है एक, जिसका नाम है गजे सिकंदरी, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था या किसके द्वारा प्रचलन में लाया गया था? तो गजे सिकंदरी जो है वो सबसे पहले प्रचलन में लाया गया था किसके? सिकंदर लोदी के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग कि सिकंदर लोदी के द्वारा गजे सिकंदरी नामक जो भूमि मापने का पैमाना है वो प्रचलन में लाया गया था। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिकंदर लोदी। चलिए इस तरीके से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो देखिए जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था दिल्ली के सुल्तान ने, वो था फिरोज शाह तुगलक। और ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को जिसने नष्ट किया था, जिसने
तबाह किया था और लूटा था, ये वही है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। और यही फिरोज शाह तुगलक है जिसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था और उसे लूटा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुआ था? 1526 में। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। और यहीं 1526 से भारत में शुरू होता है मुग़ल काल, शुरू होता है यहीं से मुग़ल काल। इसलिए इस प्रश्न का जो है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था इब्राहिम लोदी। और इसी प्रश्न के साथ हमारा आज का जो सीरीज़ है, ये जो वीडियो है, ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।